हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह हमारी आरआरबी एएलपी एमसीक्यू की दूसरी सीरीज है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को उनके डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, पीटी उषा, रघुराम अय्यर, नारायण रामचंद्रन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। पीटी उषा जिन्हें कि भारत की उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है रघुराम अय्यर है। ओके, अब हम अन्य डिटेल्स देखते हैं, अन्य प्रमुख तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं कौन, रोजर बिन्नी है। वर्तमान में बीसीसीआई के जो सचिव हैं कौन, जय शाह है। वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये भी जय शाह ही है। और भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है कल्याण चौबे हैं। अगला प्रश्न, सर्चलाइट का प्रवर्तक कौन सा है। ऑप्शन है बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अवतल दर्पण सर्चलाइट का प्रवर्तक है। अब हम डिटेल्स जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का उपयोग हम देखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या है, ये बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है। ओके? आंख नाक कान के डॉक्टर द्वारा भी इसका उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग लाया जाता है। आंख नाक कान के डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट और जो सर्च लाइट है इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर है, इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। क्योंकि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है इसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। ऑप्शन है भारतीय विभाजन अधिनियम 1947, पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुए थे। अब हम डिटेल्स देखते हैं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम जानते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली है, इन्होंने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था इन्होंने। ओके, जिससे कि 18 जुलाई 1947 को वहां की जो संसद है उसमें स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिलने के बाद इस विधेयक के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इस विधेयक में घोषणा की गई थी भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ऑप्शन है न्यूटन, कूलाम्ब, जूल, ओम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम जो है प्रतिरोध की एसआई मात्रक है या एसआई इकाई है। अब हम डिटेल्स देखते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब हम कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक है एम्पियर से मापा जाता है। वही विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। चालकता का एसआई मात्रक है ओम इनवर्स या जिसे मोह मोह भी कहा जाता है। वही विद्युत धारिता है, इसका एसआई मात्रक है फैराडे। और विद्युत विभव, इसका एसआई मात्रक है वोल्ट है। ओके, अगला प्रश्न है, श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी निम्न में से किस राज्य के उपराज्य किस राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। अब हम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम त्रिपुरा त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डॉक्टर माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि राज्यपाल हम देख चुके हैं श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक हैं। वहीं असम असम के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, और असम के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। वहीं मणिपुर, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं श्री एन बीरेन सिंह हैं, जबकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं मणिपुर के वो हैं सुश्री अनुसुईया उइके हैं। वहीं मिजोरम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं श्री लाल दुहुमा हैं, और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू हैं। वहीं नागालैंड नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो हैं, जबकि नागालैंड के राज्यपाल हैं श्री ला गणेशन हैं। वहीं मेघालय
की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री है श्री कोनराड संगमा है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं मेघालय के श्री फागू चौहान है। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? ऑप्शन है दूरी, वेग, बल या संवेग। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, वेग के विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है। अब हम ऋणात्मक त्वरण के बारे में जानते हैं क्या होता है। जब कोई वस्तु धीमी हो रही है तो त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है, इसे ही हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ओके, अब अन्य तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वेग, वेग क्या होता है? तो किसी निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस निकाय का वेग कहा जाता है। वेग जो है एक सदिश राशि है, इसका इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ओके, अब त्वरण के बारे में जानते हैं, त्वरण क्या है। तो वेग परिवर्तन की जो दर है, इसको उस निकाय का त्वरण कहा जाता है। त्वरण यह भी एक सदिश राशि होती है, अर्थात इसमें भी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगला, 1 किलोवाट घंटा डैश 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 ऊर्जा इक्वल टू डैश 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 जूल कितने जूल होती है? ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर-5 जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। वहीं 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल होती है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है। और वही 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब हम अन्य डिटेल्स देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शक्ति क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और इसको पी यानी पावर पी से दर्शाया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक है वाट होता है, वाट डब्ल्यू। वाट एक छोटी इकाई होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा के लिए किलोवाट घंटा को इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। शक्ति का एक और मात्रक है जिसे कि अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर कहा जाता है। ओके, और एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, ओपेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? ऑप्शन है थोरियम, लोहा, रोडियम या रेडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थोरियम जो है सबसे अंतिम तत्व है। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। थोरियम न्यूलैंड के ओपेक्स नियम में सबसे अंतिम तत्व है। न्यूलैंड का ऑप्टेक्स नियम ये उन समूहों में तत्वों को वर्गीकृत करने वाला पहला समूह है जिसमें जिनके समूह में समान गुण वाले तत्व होते हैं। न्यूलैंड के ऑप्टेक्स नियम के अनुसार प्रत्येक जो 8वां तत्व के गुण है वो पहले वाले तत्व के गुणों के समान होता है। अगला प्रश्न है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस निकलती है। यानी पानी को जब हम ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं कि पानी यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसे कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, यह क्या है? यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो कि जल में कैसा होता है? घुलनशील होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 है। अब हम इसका उपयोग जानते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है? तो पानी में अशुद्धियों को दूर करने के लिए ब्लीचिंग जो है एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं कैसे हुआ। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2 है। जब इसमें जल मिलाया जाता है यानी ओके H2O, तो ये CaOH का बॉन्ड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में विभाजित होता है, और ये यहाँ पे क्लोरीन जो है ये क्लोरीन गैस निकल रही है यहाँ। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश 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 वंश विविधताओं को दर्शाता है। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। ये नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। इसका ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। यानी जो अलैंगिक प्रजनन में जो नए जीव पैदा होते हैं, ठीक है, वो जनक माता पिता के समान होते हैं। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन ये वह प्रजनन है जिसमें एकल माता पिता यानी इसमें सिंगल माता पिता होते हैं, या तो माता होंगे या तो पिता होंगे। ठीक है, इनके द्वारा बिना किसी युग्मक के संलयन के ही संतान उत्पन्न होती है, वही अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अर्थात इसमें दो विपरीत लिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें एक से ही पैदा हो जाते हैं संतान। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा हो गया और हाइड्रा हो गया, इनमें ये अलैंगिक प्रजनन होता है। इस प्रजनन में संतान जो है अपने माता पिता के ही समान होते हैं, एकदम हूबहू कॉपी होते हैं, उसी के समान अपने माता पिता के ही समान होते हैं। अगला डिटेल्स है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो अलग अलग युग्मकों यानी नर और मादा युग्मक
ये आपस में मिलते हैं और इनके बाद जो रचना होती है यानी युग्मज, जिससे कि जाइगोट बोला जाता है, इस जाइगोट के द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इसको लैंगिक जनन कहा जाता है। यह अलैंगिक जो प्रजनन है इसकी तुलना में यह एक विस्तृत, जटिल और एक धीमी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र होते हैं डैश 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 में पाया जाता है। ऑप्शन माइलिन तंत्रिकाक्ष, ग्रंथि कोशिकाएं, अस्थि कोरक या कोन्ड्रोब्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, माइलिन तंत्रिकाक्ष। यानी रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि माइलिन तंत्रिकाक्ष में पाए जाते हैं। अब हम डिटेल्स देखते हैं कि माइलिन तंत्रिकाक्ष क्या होता है। पहले तो माइलिन तंत्रिकाक्ष, इसकी विशेषता ये है माइलिन तंत्रिकाक्ष की कि यह मोटी परत के आवरण होता है जिसे कि श्वान कोशिकाओं द्वारा स्रावित माइलिन कोशिका कहा जाता है। माइलिन कोशिका एक गैर समवाही होती है, इसलिए एक्सोन एक्सोन की पूरी लंबाई के साथ श्वान कोशिकाओं के मध्य छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रेनवियर के नोड कहा जाता है। ये तंत्रिका आवेग के सैल्टेशन की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। ऑप्शन रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन या उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे कि विद्युत अपघटन कहा जाता है, विद्युत अपघटन भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक जिसके द्वारा उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सोडियम आदि को शुद्ध पिघले हुए एसिड से प्राप्त किया जाता है। अब हम कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे ऑप्शन में आया है कैल्सिनेशन, जिसे कि क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन को निस्तापन, इसे निस्तापन कहते हैं। ये क्या होता है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में धातु के अयस्क को उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग कैल्शियम ऑक्साइड के उत्पादन के लिए दहन के माध्यम से इसमें चूना पत्थर से कार्बन निकालना है। जिसका मुख्य उपयोग होता है चूना पत्थर से कार्बन निकालना। अब हम देखते हैं रोस्टिंग, जिसको कि भर्जन भी बोला जाता है। ये क्या है, तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें वायु या ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति की उपस्थिति में अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और इसका उपयोग जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता की आईपीएल टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है। ऑप्शन है शाहरुख खान, जूही चावला, जय मेहता, यह तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों, यानी तीनों है इसके। इसके मालिक जो है कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक तीनों है, शाहरुख खान भी है, जूही चावला भी है और जय मेहता, ये तीनों है। अब हम कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में जानते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ये वर्ष 2024 के यानी इस साल जो आईपीएल आईपीएल हुआ है उसमें इसने ट्रॉफी जीता है। यानी वर्ष 2024 के आईपीएल का खिताब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स का यह तीसरा खिताब है, यानी तीसरा ट्रॉफी है इसने जीता है। फाइनल में इसने चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में किसको, सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराया है और फाइनल में हराकर सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराकर इसने ट्रॉफी जीता है 2024 का आईपीएल ट्रॉफी। अब हम कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब जैसे लखनऊ लखनऊ सुपर जायंट्स जो आईपीएल टीम है इसके मालिक कौन है, संजीव गोयना का है। वहीं राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम के मालिक हैं मनोज बडाले हैं। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल टीम इसके मालिक हैं कलानिधि मारन। वहीं दिल्ली कैपिटल्स इसके जो आईपीएल टीम के मालिक हैं पार्थ चिंतल है। अगला, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो करंट का मान डैश 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 एक ही रहता है, कम होता है, बढ़ता है या आधा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक ही रहता है। किसी परिपथ में प्रतिरोधकों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रवाहित जो धारा होती है इसका मान क्या होता है, समान होता है। यानी परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसका मान समान होता है। अब हम अन्य डिटेल्स देखते हैं। श्रेणी जानते हैं श्रेणी परिपथ ये क्या होता है। जब प्रतिरोधक केवल एक समाही पथ के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसे श्रेणी क्रम परिपथ बोला जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ परिपथ कहा जाता है। इसमें सभी प्रतिरोधों में धारा जो है समान प्रवाहित होती है, यानी सब समान धारा प्रवाहित होती है, किंतु जो वोल्टेज होता है भिन्न होती है। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे श्रेणी परिपथ में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध जो है ये अपना श्रेणी परिपथ में जुड़ा हुआ है। ओके, इन सभी में जो धारा होगी वो समान प्रवाहित होती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होती है। अब हम समांतर परिपथ की बात करते हैं। समांतर परिपथ क्या होता है, जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी जगह जो वोल्टेज है वो तो समान होता है, लेकिन जो धारा है वो भिन्न भिन्न होती है। ये जैसे ये हमारा समानांतर परिपथ है,
अर्थात इसमें जो प्रतिरोध है यानी कि R1, R2 और ये R3, ये समानांतर परपथ यानी समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, और यहाँ जो वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज का मान सब में समान होगा, वोल्टेज भी समान, लेकिन जो इन प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी वो अलग अलग होती है। जैसे कुल प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। यहाँ प्रतिरोध में धारा भिन्न होती है, उसकी गणना ओम सिद्धांत के द्वारा की जाती है। जैसे I1 इक्वल टू V/R1 और I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3 है। और कुल धारा जो होती है यह इन सभी धारा का योग, अर्थात धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह। अर्थात समानांतर परिपथ में जो धारा का मान होता है वो तो अलग अलग होता है, सभी प्रतिरोधों में अलग अलग प्रवाहित होती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है सब में समान होता है। NH4 का होल्ड वाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है 14, 16, 15, 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 परमाणु होते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये 15 परमाणु कैसे होते हैं। NH4 का होल्ड वाइज SO4 के एक अणु में उपस्थित अब हम परमाणुओं की संख्या देखते हैं, कितने परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ NH4 का होल्ड वाइज यानी 2 का अंदर गुणा होगा इसमें, तो हाइड्रोजन में 4 है, 2 का गुणा हो जाएगा तो 8, हाइड्रोजन में 8 परमाणु है। वहीं नाइट्रोजन का एक भी यहाँ है, तो 2 का अंदर गुणा होगा तो नाइट्रोजन में 2 हो जाएंगे परमाणु। ऑक्सीजन में 4 है तो ऑक्सीजन में 4 परमाणु है, और सल्फर में एक ही परमाणु है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक परमाणु होगा। इस तरह परमाणुओं की संख्या इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 15। अर्थात NH4 का होल्ड वाइज SO4 के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 15। अब हम अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ये पूछे गए हैं। CaOH का होल्ड वाइज, ये जो है CaOH का होल्ड वाइज के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है कितनी? 5 होती है। यानी यहाँ कैल्शियम में एक परमाणु हो गया, ऑक्सीजन में 2 हो गया और हाइड्रोजन में भी 2, तो 2 2 4 और एक 5, टोटल 5 परमाणु है। वहीं H2SO4, इसके एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है जो 7 होती है, यानी हाइड्रोजन में 2 है, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4, तो टोटल 4 2 6 1 7 यानी 7 परमाणु हो गया। वहीं NaHCO3 के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है जो 6 होती है। कहाँ? Na यानी सोडियम में 1 हो गया, हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 1 और ऑक्सीजन में 3, तो 3 4 1 और 6, इस तरह टोटल 6 परमाणु है। अब वहीं C2H5OH के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है तो यहाँ 9 हो गई, क्योंकि यहाँ कार्बन में 2 है, हाइड्रोजन में 5 हो गए, ऑक्सीजन में 1 और हाइड्रोजन में भी फिर 1, तो यहाँ 2 5 यानी 7 8 और एक 9, इस तरह परमाणु की संख्या हो गई 9। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करनी है दोस्तों परमाणु की संख्या, एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या पूछेगा तो ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़ता, द्रव्यमान और त्वरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए अब हम संवेग के बारे में जानते हैं क्या है। क्योंकि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग जो है एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। आइए अब हम अन्य कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे बल, बल क्या है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma होता है, m जहां द्रव्यमान है और a त्वरण होगा। बल जो है एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। वहीं कार्य है तो बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ओके, कार्य यह एक अदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। वहीं आवेग, यह बल गुणे समय अंतराल होता है, आवेग का फॉर्मूला है बल गुणे समय अंतराल। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन मेघनाथ देसाई, डॉक्टर नाजिमा मरय कयार, डॉक्टर वाई एस राजन, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी डॉक्टर नाजिमा मरय कयार और डॉक्टर वाई एस राजन, इन दोनों ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये दोनों, यह पुस्तक जो है इन दोनों ने लिखी है। अब हम अन्य प्रमुख चर्चित पुस्तकें देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सोर्सेस। इस पुस्तक के लेखक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। वहीं दूसरी पुस्तक है मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत हैं। द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनके वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे डैश 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 समूह से संबंधित है, किससे संबंधित है वो? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फेनेरोजेम्स। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। यानी वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित हैं।
आइए अब हम जानते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा क्या है? तो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइटा। ओके। इस समूह के पौधों में जड़, तना और पत्ती जो है नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे शैवाल हो गए, कवक है, जीवाणु, ये थैलोफाइटा समूह के जीव हैं जिनमें कि जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। ओके। आइए अब हम अन्य डिटेल्स देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पादप जगत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है बिना फूल वाले और बीज वाले पौधे। बिना फूल और बीज वाले पौधे जिसको कि हम क्रिप्टोजेम्स कहा जाता है। इसको भी बिना फूल और बीज वाले पौधे जिन्हें क्रिप्टोजेम्स कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक इसके भी तीन पार्ट है, जैसे एक ब्रायोफाइटा, दूसरा थैलोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। वहीं दूसरा होता है फूल और बीज वाले पौधे जिनको फेनरोगेम्स बोलते हैं। ओके। ये है इस तरह पादप जगत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो बिना फूल वाले और बीज वाले पौधे जिनको क्रिप्टोजेम्स कहा जाता है, और दूसरा होता है फूल वाले और बीज वाले पौधे जिन्हें फेनरोजेम्स कहा जाता है। ओके। अब जो बिना फूल वाले और बीज वाले पौधे हैं, इनको भी तीन पार्ट, इसके भी तीन भाग हैं। एक ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन या दवाइयां। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। अर्थात पेट्रोलियम एक ऐसा उत्पाद है जिसके मूल्य में वृद्धि होने से कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी और जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति आती है। अब हम मुद्रास्फीति के बारे में जानते हैं। क्या होता है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और जो कीमतें हैं बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद यानी पीएमईएसी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांत, विवेक देवराय या विवेक ओबराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक देवराय जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हैं। अब हम अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे विवेक देवराय एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है वर्तमान में। ओके। अब अन्य प्रमुख हम तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह जी हैं। वही दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई जिसे कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। आईआरसीटीसी, इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं ये संजय कुमार जैन हैं। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, पैनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये लाल चींटियों में पाया जाता है। आइए अब हम अन्य आइए अब हम देखते हैं कि फार्मिक अम्ल और कहाँ कहाँ पाया जाता है। लाल चींटियों के अलावा जो फार्मिक अम्ल होता है यह बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। अब हम कुछ अन्य प्रमुख अम्ल के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अम्ल और इनके प्राकृतिक स्रोत यानी वो कहाँ पाए जाते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है यह कहाँ फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। वहीं जो टार्टरिक अम्ल होता है यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। वहीं जो साइट्रिक या इसको सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, ये कहाँ खट्टे फलों, इसके अलावा नींबू और संतरा में पाया जाता है। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है यह मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है। उस धातु का नाम बताएं जिसे कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन है सोना, तांबा, एल्यूमिनियम या सोडियम। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब हम डिटेल्स देखते हैं। आइए, सोडियम क्या होता है। सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती स्वतंत्र अवस्था में? क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील धातु है और इसकी क्रियाशीलता के कारण ही इसे हमेशा मिट्टी तेल यानी केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक चिन्ह एल है। यह एक धातु है, इसके जो प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट और कोरंडम है। तांबा, जिसको कि कॉपर सीयू कहते हैं, यह एक इसका जो प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइट और क्यूपराइट होता है। जो कॉपर है यानी तांबा, यह अत्यधिक आघातवर्ध और तन्य होता है। सोना, जिसका प्रतीक चिन्ह है एयू, इसका जो प्रमुख अयस्क है केनोवेराइट या सिल्वेनाइट है। यह बहुत ही मुलायम है, तन्य और आघातवर्धनी और चमकदार धातु होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अश्विनी कुमार तिवारी, अजय कुमार, दिनेश कुमार खारा या CS सेठी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आइए अब हम अन्य प्रमुख बैंकों के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास है।
वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक है वो है आर लक्ष्मीकांत राव है। जो कि इंडियन बैंक के एमडी और जो सीईओ है वो शांतिलाल जैन जी हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और जो सीईओ है वो है अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? ऑप्शन है शैवाल, कबूतर, मनुष्य या मशरूम। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी मशरूम एक सेप्रोट्रोफ है। आइए अब हम डिटेल्स जानते हैं। सेप्रोट्रोफ का अर्थ होता है मृतपोषी। मृतपोषी क्या होते हैं? मृतपोषी एक ऐसे जीव होते हैं जो कि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीव पोषक तत्वों को पचाने के लिए हाइड्रोलाइजिंग यानी एंजाइम मुक्त करते हैं। सेप्रोट्रोफ अर्थात मृतपोषी जीव होते हैं ये। आइए अब हम अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं। शैवाल, शैवाल क्या होते हैं? शैवाल एक स्वपोषी जीव होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। कबूतर यह भी एक सर्वाहारी होता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। अब हम डिटेल्स देखते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। अब हम परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात परमाणु संख्या वो होती है जो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग डैश 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 में स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम पीर पंजाल रेलवे सुरंग के बारे में जानते हैं। पीर पंजाल रेलवे सुरंग इसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के मध्य मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ओके, जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय के जो पीर पंजाल श्रेणी है इसमें स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसकी लंबाई जो है 11.21 किलोमीटर है। ओके, अब हम अन्य प्रमुख सुरंग के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे चेनानी नासरी सुरंग, ये कहाँ स्थित है? यह जम्मू में स्थित है और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई जो है 9.28 किलोमीटर है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। वहीं अटल सुरंग, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह एक रेलवे सुरंग है। अगला प्रश्न है, ट्वेल्थ फेल नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, अर्थात किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? ऑप्शन है चेतन भगत, मेहुल राय, अनुराग पाठक या विवेक रंजन अग्निहोत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग पाठक के द्वारा लिखी गई ट्वेल्थ फेल, जिसमें भी हाल ही में मूवी बनी है। अर्थात अब हम अन्य प्रमुख पुस्तकें देखते हैं और उनके लेखक के नाम। फाइव भारत मैटर्स, ये इसके पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर जी हैं। वहीं वेलकम टू पैराडाइज, इस पुस्तक के लेखक है ट्विंकल खन्ना है। ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन और रोहित लामा। वहीं नीलावू कुदीचा सिम्हांगल, यह मलयालम भाषा में लिखी गई है। ये एस सोमनाथ, ये आत्मकथा है, यानी जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये इनकी आत्मकथा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को टेस्ट उनके डैश 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 का आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार, आयनीकरण, इंथैलेपी या परमाणु संख्या। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या है नियम, क्योंकि मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और जो रासायनिक गुण है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम आधुनिक आवर्त आवर्त नियम देखते हैं। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी इसने किसको आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के नियम पर आधारित है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे मोसले ने दिया था। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। हमारी आरआरबी एलएलबी एमसीक्यू की अगली सीरीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।